हेलो फ्रेंड्स, हमने आगे एटम्स के रिगार्डिंग स्टडी किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल एटम का जो डिज़ाइन है वो फाइंड आउट किया था एक जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट ने। ठीक है, ओके। जे थॉमसन ने बताया था कि भाई उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं वो कोई भी एक रेंडमली लोकेशन पे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा उसने एक प्लम पुडिंग मॉडल डिस्क्राइब किया था। बट देन आफ्टर उसके असिस्टेंट से रादरफार्ड ने उसकी डिज़ाइन को इम्प्रूव किया और उसने बताया कि भाई ऐसा नहीं होता है, बट उसका जो नेट पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेट पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में होता है और उसकी अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है। और उसकी डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए उसका जो असिस्टेंट्स आए और उसने एक प्रूव करके बताया। एक जिंगर और मार्शल नाम का असिस्टेंट्स थे, उसने इसको अल्फा स्पेक्ट्रम से उसने प्रूव करके बताया। अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करके उसने प्रूव किया कि भाई ऐसा ही होता है कि भाई हमारा सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ओके। और देन पर उसका जो रादरफोर्ड का जो ये मॉडल फाइंड आउट हुआ, ये मॉडल में भी एक डाउट्स क्रिएट होने लगे। कैसा डाउट्स कि भाई हमारा जो एटम्स होता है तो एटम्स में से एक लाइट इमिटिंग होती है, एक मीन्स की एक लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, जो एक लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली इसमें से जो प्रोड्यूस हो रही है तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोड्यूस होने के लिए उसका जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। तो हम एटम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि भाई एटम की इनसाइड हमारा जो एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस की अराउंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन वो ट्रैवलिंग कर रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसकी जो मोशन है एक यूनिफॉर्म मोशन है या एक्सेलरेटिंग मोशन है। ऑब्वियसली एक्सेलरेटिंग मोशन ही होनी चाहिए, तो ही उसमें से हमारी लाइट इमिशन होगी ना। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन वो ट्रैवलिंग कर रहा है वो एक एक्सेलरेटिंग मोशन है, बट उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड उसकी यूनिफॉर्म होती है। अगर स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है तो कैसे एक्सेलरेटिंग मोशन करता है कि भाई उसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा तो उसका एक एक्सेलरेशन फोर्स उसमें क्रिएट लगेगा, क्योंकि ये वो एक सर्कुलर मोशन में एक मूवमेंट कर रही है। अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहा है तो उसकी सेंटर में एक फोर्स क्रिएट होता है, वो फोर्स होता है एक सेंटीमीटर फोर्स। ओके, तो सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे एक जनरेट हुआ तो फोर्स का इक्वेशन होता है एम इंटू ए, तो ऑब्वियसली उसके पास एक एक्सेलरेशन अवेलेबल है। ख्याल आया? ओके, तो हमारे जो एटम की इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा थी उसकी एक मोशन थी एक्सेलरेटिंग मोशन, ऐसा हमने प्रूव किया। ओके, तो वो एक एक्सेलरेशन मोशन अवेलेबल है तो उसमें से एक जनरेट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें से जनरेट हुई और ये ट्रैवलिंग करने लगी तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग करती है तो उसके पास होती है एनर्जी। वो एनर्जी लेके वो ट्रैवलिंग कर रही है। ख्याल आया? तो वो एनर्जी लेके वो ट्रैवलिंग कर रही है तो वो किस में से एनर्जी लेके चली गई होगी? हमारा आपका एटम में से। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है अपनी ऑर्बिट में, इसके वो एक फिक्स डिस्टेंस पे, वो मूवमेंट कर रही है तो उसके पास दो एनर्जी अवेलेबल है। वो भी आपने डिस्क्राइब किया था। एक तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल है एंड देन आफ्टर उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी अवेलेबल है, मीन्स के उसकी टोटल एनर्जी भी आपने डिस्क्राइब की थी। ओके, तो इसमें से कोई एक एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग कर रहा है। ओके, तो इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग करता था तो उसके पास जो एनर्जी थी उसमें से थोड़ी वो एनर्जी लेके चला गया। तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से कंटिन्यूसली हमारी लाइट इमिशन हो रही है, तो कंटिन्यूसली लाइट इमिशन हो रही है तो ऐसा हुआ कि भाई इसमें से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट हो रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी लेके चले जाते हैं। ओके, तो उसकी जो एक टोटल एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी उसकी डिक्रीज होनी चाहिए। अगर उसकी टोटल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो सेंटर में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी और सेंट्रीपिटल फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डिस्टेंस पे रिवॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। उसका डिस्टेंस कम होके वो एक सेंटर में इसके प्रोजेक्ट्रॉन्स के साथ एट्रैक्टिव फोर्स के साथ वो उसके साथ मिल जाएगा। चला है आपको? पहले आपका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डिस्टेंस पे रिवॉल्यूशन हो रहा था, उसके पास एक स्पीड, एक मैक्सिमम स्पीड उसके पास अवेलेबल थी। बट इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है तो उसकी एक काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी एक वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते वो एक सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, पहला उसका राउंड ऐसा था।
यहाँ पर उसका राउंड कम हो के गया और यहाँ पर वो एक पॉजिट्रॉन के साथ मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा ओबियसली होता है। तो रादरफोर्ड ने जो बताया कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डिस्टेंस पे रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई टाइम पे वो फिक्स डिस्टेंस पे रिवॉल्यूशन करेगा, देन आफ्टर वो वापस वो पॉजिट्रॉन के साथ मिल जाता, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो बोर्स, नील बोर्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ऐसी जो बातचीत थी वो बातचीत था उसने पोस्टुलेट्स रखा, क्योंकि उसके पास भी एविडेंस अवेलेबल नहीं थे। तो उसने फर्स्ट पोस्टुलेट्स में ऐसे बताया कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स ऑर्बिट पे, मीन्स के एक फिक्स डिस्टेंस पे वो रिवॉल्यूशन करेगा, एक अपनी ही ऑर्बिट पे वो रिवॉल्यूशन करता है, तब इसमें से कोई इमिशन प्रोड्यूस नहीं होता, तब इसमें से कोई इमिशन प्रोड्यूस नहीं होता। मीन्स के उसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें से कोई एक लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी तो उसकी स्पीड कम नहीं होगी, अगर उसकी स्पीड कम नहीं होगी तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इफेक्टिव फोर्स नहीं लगेगा, अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इफेक्टिव फोर्स नहीं प्रोड्यूस होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन अपनी जो ऑर्बिट थी वो ऑर्बिट पे वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करके रहता है। क्या लाया? अगर वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है तो उसमें से कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है। तो उसने एक फर्स्ट पोस्टुलेट में ऐसे बताया कि भाई अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी जो ऑर्बिट पे मूवमेंट करता है तब इसमें से कोई इमिशन प्रोड्यूस नहीं होता है, तब इसमें से कोई एक लाइट इमिट नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें से कोई एनर्जी आपकी खर्च नहीं होती है, मीन्स के इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वही एनर्जी उसमें रहती है, उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है। अगर उसकी एनर्जी रिलीज होती तो ये इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ मिल जाता है, पर ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। बट इस बात का उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए उसने उसको नाम दे दिया पोस्टुलेट्स। ओके। और सेकंड पोस्टुलेट्स में उसने बताया कि ये जो डिस्टेंस हमने डिजाइन किया है वो ऐसे डिस्टेंस हमने डिजाइन नहीं किया है, और डिजाइन करने का भाई एक फिनोमिना है। वो जो टर्म हमारी फिजिक्स की थी वो एक टर्म थी हमारी एक एंगुलर मोमेंटम। अगर हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास एक एंगुलर मोमेंटम होती है, क्योंकि वो एक एंगुलर मोशन में वो मूवमेंट कर रही है, तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम अवेलेबल होती है। ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम अवेलेबल है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम होना चाहिए h/2π। h/2π जितनी उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगी तब वो फर्स्ट ऑर्बिट में मूवमेंट कर पाएगा। चलाया। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम होनी चाहिए 2h/2π। ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक थर्ड ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम होनी चाहिए 3h/2π। मीन्स के मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई उसकी मोमेंटम इंक्रीज में करके जा रहा हूँ। मीन्स के फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी मोमेंटम थी h/2π, जितना भी इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम h/2π है वो सभी इलेक्ट्रॉन एक फर्स्ट ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा तो उसमें से एनर्जी वो रिलीज नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो एक फिक्स ऑर्बिट पे वो रिवॉल्यूशन करता रहेगा। और सेकंड ऑर्बिट के लिए 2h/2π, मीन्स के सेकंड ऑर्बिट में मूवमेंट करने के लिए उसके पास मोमेंटम होना चाहिए 2h/2π, और थर्ड ऑर्बिट में मूवमेंट करने के लिए उसमें मोमेंटम होना चाहिए 3h/2π। जैसे कि आप मूवी का शो देखने जाते हो तो फर्स्ट जो हमारी रो होती है सीट की उसकी प्राइस कम होती है, देन पर उसके मिडल की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है, और लास्ट वाले की जो गोल्डन आप टिकट परचेस कर रहे हो उसकी जो प्राइस सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से जिसके पास मोमेंटम कम है वो फर्स्ट ऑर्बिट में मोमेंटम करेगा, और जिसके पास मोमेंटम ज़्यादा है वो एक सेकंड वाली ऑर्बिट में मोमेंटम करेगा, और जिसके पास एनर्जी मीन्स के जिसके पास मोमेंटम उससे भी ज़्यादा है वो थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है। तो उसने एक मोमेंटम का एक रिलेशन निकाला, मीन्स के एक एंगुलर मोमेंटम निकाला। वो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन उसने निकाला L = NH/2π। जो n है दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, इट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो उसका उसने इंटीग्रल मल्टीपल किया, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है। इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन का क्या मीनिंग होता है कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट के लिए h/2π, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2h/2π, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h/2π, n ऑर्बिट के लिए NH/2π। ठीक है। ऐसा उसने एक पोस्टुलेट्स रखा। सेकंड पोस्टुलेट ऐसा उसने रखा कि भाई उसका जो फिक्स ऑर्बिट होती है तो फिक्स ऑर्बिट में मूवमेंट करने के लिए उसके पास इतना मोमेंटम होना चाहिए। ओके। देन आफ्टर उसका आया एक लास्ट पोस्टुलेट्स, थर्ड पोस्टुलेट्स। तो थर्ड पोस्टुलेट उसका एक लास्ट पोस्टुलेट्स था वो थर्ड पोस्टुलेट्स। तो थर्ड पोस्टुलेट्स में उसने ऐसे बताया कि भाई हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन होता है अपनी एक फिक्स ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा था। ऐसा सेकंड पोस्टुलेट्स में डिस्क्राइब किया कि भाई उसके रिगार्डिंग उसका जो मोमेंटम होता है
और मोमेंटम के मुजब वो अपनी ऑर्बिट पे वो मूवमेंट मोशन करता है, ठीक है। ओके, तो हमारा जो मीन्स के थर्ड पोस्टुलेट में वो ऐसे बता रहा था कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फर्स्ट ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास कोई एनर्जी होगी, सेकंड ऑर्बिट में वो मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास भी कोई एनर्जी होगी, और थर्ड ऑर्बिट पे वो जो मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास भी कोई एनर्जी होगी। बट आपको याद रखना है कि भाई आपकी जो फर्स्ट वाली जो ऑर्बिट है उसकी जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी है वो सेकंड ऑर्बिट से कम है, और सेकंड वाली पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो थर्ड ऑर्बिट से कम है। तो मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है? थर्ड ऑर्बिट पे, मीन्स के एक लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग करता है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है। ओके, तो ये जो आपका जो एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं एटम का स्ट्रक्चर को मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, तो अगर मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ तो उसको जो हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर है तो एटम का स्ट्रक्चर को मैंने एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर दिया। तो एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हीट करके भी कर सकते हो, का तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके भी कर सकते हो, का तो आपका इलेक्ट्रॉन का एटम पे आप लाइट इंसिडेंट करवाते भी कर सकते हो। ये 3 टाइप की मेथड आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैंने यूज़ किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने सोर्स सप्लाई कर दिया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से उसकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी इंक्रीज हो गई। हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उसकी एनर्जी मैंने ज़्यादा कर दी। ओके, उसकी जो टोटल एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी के मुझे इंक्रीज कर दिया। तो टोटल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी भाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज। इसके उसकी स्पीड क्या हुई? इंक्रीज। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है भाई? इंक्रीज। उसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का आप इक्वेशन जानते हो, mvr। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हुई तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा हो गया। एंगुलर मोमेंटम इतना ज़्यादा हो गया कि भाई हमारा जो सेकंड ऑर्बिट में जो मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट वाला जो एंगुलर मोमेंटम था वो तो कम होता है सेकंड ऑर्बिट से, ठीक है। पर हमने इस फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कर दिया तो उसकी जो एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई और उसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो गया। उसका मोमेंटम एक सेकंड ऑर्बिट में जो मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसके बराबर हो गया, उसके इक्वली हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन था वो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन वहाँ से चल के सेकंड ऑर्बिट में चला गया, क्योंकि आपका रूल्स है ना कि भाई सेकंड ऑर्बिट में मूवमेंट करने के लिए उसके पास मोमेंटम होना चाहिए 2h/2π, तो इतना उसके पास मोमेंटम आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन था वो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन वहाँ से चल के एक सेकंड ऑर्बिट में चला जाता है। ओके, तो सेकंड ऑर्बिट में गया तो खराब, अपन वो सेकंड ऑर्बिट में उसके पास स्पेस भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट तो इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन वो वहाँ पे नहीं रहने देंगे। हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो एक सेकंड ऑर्बिट में चला गया, पर सेकंड ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन थे वो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उसे वहाँ पे नहीं रहने देते, तो उसको वापस कहाँ पे आना पड़ेगा? एक फर्स्ट वाली ऑर्बिट में वो जहाँ पे था वहाँ पे उसको वापस आना पड़ेगा। पर जहाँ पे था वहाँ पे वो वापस आएगा तो बट उसके पास तो एनर्जी भाई ज़्यादा है, तो वो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा भाई? उसी में उसको रिवोल्यूशन करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को उसी ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करना है तो उसमें से एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी आपने सप्लाई की इतनी एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो एक अपने में से एक फोटोन बना के बाहर फेंक देता है। जो फोटोन होता है वो फोटोन प्रोड्यूस करता है लाइट, इसलिए आपको उसमें से एक लाइट प्रोड्यूस हो रही है ऐसा आपको लगता है। ख्याल आया? कि पहले मेरा जो फिनोमिना था वो क्या था कि भाई पहले जो फर्स्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी दे दिया, तो वो जो एनर्जी उसको मिल गई तो देन आफ्टर वो एक सेकंड ऑर्बिट में चले जाते, और सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो वहाँ पे उसको रहने नहीं देते, तो देन पर वो वापस अपनी ऑर्बिट पे आ जाता है और इसमें से वो एक अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है। जो एनर्जी रिलीज करता है उसका इक्वेशन है प्लांक ने निकाला था E=hμ। तो इतनी एनर्जी उसने निकाल दिया। चलाया, अपने में से एक फोटोन बनाया और फोटोन को बाहर फेंक दिया। जो फोटोन बाहर जाता है मीन्स के जो फोटोन होता है इट इज़ अ लाइट फॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें से एक लाइट आपकी प्रोड्यूस हुई। ओके, तो जो लाइट प्रोड्यूस हुई है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? अब हम बातचीत करेंगे भाई एनर्जी के बारे में।
तो हमारी जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसके पास कोई एनर्जी होगी, सेकंड ऑर्बिट में ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसके पास कोई एनर्जी होगी, थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होगी, बट ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, थर्ड ऑर्बिट के पास होगी। अगर थर्ड ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके बीच में जो इसके एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसके बीच में कोई एनर्जी का डिफरेंस है, जितनी एनर्जी का डिफरेंस है इतनी एनर्जी वो वहाँ से रिलीज कर देता है। चला है आपको क्या, हमारी जो लास्ट ऑर्बिट है, हमारी जो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के पास एनर्जी अवेलेबल है सपोज के -40 जूल। देन आपने सेकंड ऑर्बिट है तो सेकंड ऑर्बिट के पास एनर्जी अवेलेबल है -30 जूल, तो एनर्जी आपकी ज़्यादा हुई ना, आपके आगे माइनस लगा रहे हो, ठीक है। ओके, देन आपने हमारी जो लास्ट ऑर्बिट है तो लास्ट ऑर्बिट के पास एनर्जी अवेलेबल है -10 जूल। तो लास्ट ऑर्बिट वाली जो एनर्जी थी तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा है तो वो -10 में से मीन्स के वो सेकंड ऑर्बिट में आती है, तो इतनी एनर्जी आप जो डिफरेंस फाइंड आउट करोगे इतनी एनर्जी से उसमें से फोटोन निकल जाएगा, मीन्स के लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक प्लांक ने एक इक्वेशन निकाला था, H=H म्यू मीन्स के फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। तो इस टाइप का उसने 3 पोस्टुलेट्स आपको निकाल के दिया कि भाई आपका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, फर्स्ट पोस्टुलेट ने उसने ऐसे किया, बताया कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जो फिक्स मीन्स के एक स्टेबल ऑर्बिट पे वो जो रिवॉल्यूशन करेगा तो इसमें से कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी, ठीक है, मीन्स के इसमें से कोई एक लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। देन आपने सेकंड पोस्टुलेट में उसने बताया कि भाई हमारा जो वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो वो कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा, तो उसका डिपेंडेंट है, वो एक डिपेंडेंट है एंगुलर मोमेंटम की टर्म से, तो उसने एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन निकाला L=NH/2π। देन आफ्टर थर्ड पोस्टुलेट में उसने बताया कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देते हो तो एक्साइटेड होकर के सेकंड ऑर्बिट में चले जाती है, एक हाई ऑर्बिट में चले जाती है, देन आफ्टर वो वहाँ पे से वापस लो ऑर्बिट पे आएगी, देन आफ्टर उसमें से जो एनर्जी हाई है वो उसको रिलीज कर देगी फोटोन की टर्म्स में। ऐसा उसने एक पोस्टुलेट रखा, बट ये अभी प्रूव नहीं हुआ। ये सारा जो पोस्टुलेट्स बनाया तो सारा जो पोस्टुलेट्स को प्रूव करने के लिए एक डी ब्रॉय नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने सारा पोस्टुलेट्स को प्रूव करके बता दिया, ठीक है। ओके, हमने जो बोर्स मॉडल के बोर्स का जो पोस्टुलेट्स के बारे में बात की तो वो पोस्टुलेट से भी आपको लिखना है। तो आपका जो फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पे है कि भाई एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स कूल रिवॉल्व्स इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, कि हमारा जो एक न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है, तब उसमें से कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। तो इमिशन ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी इज अ टेशनरी स्टेट ऑफ द एटम्स। तो वो जो वाली स्टेट थी वो दोनों स्टेट को हम टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में से कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, तो वो ऐसे बता रहा था कि भाई हमारा जो मीन्स के सेंटर में हमारा पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, ओके, उसकी अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उसके अराउंड एक रिवॉल्यूशन करता है। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्सेलरेशन मोशन करता है। अगर कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेशन मोशन करता होगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, इसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी कैरी करता है, उसके साथ एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो उसके साथ जो एनर्जी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी स्पीड मीन्स कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसमें सेंटर में लगने वाला जो फोर्स है सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर सेंटीपिटल फोर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में मूवमेंट करना लगेगा, ऐसे उसकी ऑर्बिट की जो रेडियस थी वो डिक्रीज हो जाती है और लास्ट में वो एक पॉजिट्रॉन के साथ मिल जाता है, ठीक है। बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ऐसा बोर्स ने बताया एक फर्स्ट पोस्टुलेट्स में कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन हमारी जो फिक्स ऑर्बिट में वो मूवमेंट करेगा तो वो इसमें से कोई एक एनर्जी रिमूव नहीं करेगा, एक एनर्जी वो एग्जिट नहीं करेगा, कोई भी आपकी जो इमिशन मिस के लाइट वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा तो ये जो वाला मिस के फिनोमिना है वो फाइंड आउट नहीं होगा। मीन्स कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में से हमारा सेंटर में पॉजिट्रॉन है वहाँ पे चल दे नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, तो ऐसा उसने बताया कि भाई फर्स्ट पोस्टुलेट में कि भाई उसमें जो फर्स्ट फिक्स ऑर्बिट होती है इसमें से कोई एक एनर्जी वो इमिट नहीं करता है।
ओके, तो सेकंड पोस्टुलेट्स के बारे में हम देखते हैं कि भाई सेकंड पोस्टुलेट्स में उसने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दस ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल्स। कि भाई इलेक्ट्रॉन हमारा जो ऑर्बिट में मूवमेंट करता है तो उसकी ऑर्बिट एक फिक्स होती है, तो उसकी ऑर्बिट में वो मूवमेंट करने के लिए उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है, वो एंगुलर मोमेंटम उसका फिक्स होता है। और वो एंगुलर मोमेंटम हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि भाई एक इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम था एल, तो एल इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट ऑर्बिट पे लिए मूवमेंट करने के लिए उसकी जो एंगुलर मोमेंटम आती थी वो आती थी h/2 वेयर h इज अ प्लांक कांस्टेंट और उसकी वैल्यू आप जानते हो 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम आएगी वो 2h/2 आएगी। तो ऐसे उसने एक इंटीग्रल मल्टीपल वाला एक इक्वेशन बनाया। तो भाई एल इज इक्वल टू लास्ट में आएगा NH/2 वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ओके, तो ऐसा उसने सेकंड पोस्टुलेट में बताया। ठीक है, कि h/2 वेयर h is the Planck constant, this value is 6.6 into 10⁻34 joule into second, and angular momentum L is equals to NH/2 where n is equals to 1 2 3 4, it is the orbit number। एंड थर्ड पोस्टुलेट में उसने ऐसे बताया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करते हो तो एक लो एनर्जी लेवल्स में से वो हाई एनर्जी लेवल पे आ जाएगी, मीन्स के वो एक्साइटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड हो जाएगा। अगर ये एक्साइटेड होता है तो लो लेवल एनर्जी से वो हाई एनर्जी तक चला जाता है, बट हाई एनर्जी के पास भी हाई एनर्जी वाली जो ऑर्बिट है वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो वहाँ पे उसको नहीं रहने देते, तो वापस अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट पे आ जाएगा। बट ओरिजिनल ऑर्बिट पे आएगा तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, जो ऑर्बिट में होनी चाहिए इनसे वो ज़्यादा है, तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है एक फोटॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, तो वो फोटॉन्स जो हमको प्रोड्यूस होता है इसमें से, तो वो फोटोन हमको देती है एक लाइट, तो इसमें से आपको एक लाइट फाइंड आउट होती है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन में मेक द ट्रांजिशंस फ्रॉम द वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। स्पेसिफाई नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है आपकी जो स्पेसिफाई ऑर्बिट में नहीं है, ठीक है, तो टू अनदर ऑफ द लोअर एनर्जी व्हेन इट्स डज द फोटॉन्स इज अ रेडिएटर हैविंग द एनर्जी इज इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ऐसे बता रहा है कि भाई यहाँ पे आपका कोई एक एनर्जी का स्टेट है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट, और आपका सेंटर में एक न्यूक्लियस अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक लो लेवल एनर्जी वाला जो फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको आप एनर्जी सप्लाई कर दोगे तो वो वहाँ से सेकंड ऑर्बिट में चले जाएंगे, और सेकंड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी सप्लाई कर दोगे वो तो थर्ड ऑर्बिट में चले जाएंगे, क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, और मोमेंटम इतना इंक्रीज हो जाता है कि जहाँ पे आपका थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है इतना हो जाता है, इसलिए वो सेकंड में से थर्ड में चला गया, बट यहाँ पे वो रह नहीं सकते। ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ज़्यादा होती है, जो थर्ड ऑर्बिट वाली एनर्जी ज़्यादा होती है, सबसे लो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो उसकी एनर्जी इंक्रीज है, इसलिए वो यहाँ पे आया, बट वहाँ पे वो रह नहीं सकते, वो वापस यहाँ पे चले जाते हैं। तो वापस यहाँ पे चले जाते तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मीन्स के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये प्रोड्यूस करता है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो उसकी एनर्जी यहाँ लेवल की मीन्स के जो आपकी थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है, इस एनर्जी का मैं नाम देता हूँ EI, और ये जो हमारी जो सेकंड वाली ऑर्बिट है उसकी एनर्जी का मैं नाम देता हूँ तो EF। तो आपके पहले एनर्जी EI थी, देन आफ्टर वो फाइनल एनर्जी आपकी फाइंड आउट हो गई EF, दिस इज द इनिशियल एनर्जी, दिस इज द फाइनल एनर्जी, तो उसका आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीन्स के डेल्टा E, तो डेल्टा E इज इक्वल टू आएगा EI माइनस EF, क्योंकि EI की मैक्सिमम होती है ना और EF की मिनिमम होती है, तो उसकी एनर्जी जो प्लांक कांस्टेंट का इक्वेशन है एनर्जी का E इज इक्वल टू h/μ इतनी होती है। ठीक है, ओके, ऐसे आप उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो कि उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, h/μ जितनी होनी चाहिए, बट h/μ जितनी एनर्जी आप दो ऑर्बिट का जो एनर्जी का डिफरेंस है इतना ही उसकी आती है। वैसे ही आप सेकंड में से फर्स्ट में आती है तो उसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, पर उसके रिगार्डिंग भी आप इक्वेशन बना सकते हो, तो वो भी इक्वेशन EI माइनस EF आएगा। ठीक है, कि भाई लास्ट एनर्जी में से आपका जो लो लेवल एनर्जी लेवल है उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ऐसे उसका मीन्स का पोस्टुलेट्स फाइंड आउट हुआ, ये आपका थर्ड पोस्टुलेट्स फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपको ये तीन पोस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं। ओके, देन आफ्टर पोस्टुलेट्स के बाद आपको थोड़ी एक मैथमेटिकली
टर्म एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे डिराइव करता हूँ कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, आपने 11th में स्टडी किया कि भाई एंगुलर मोमेंटम, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है तो उसकी इक्वेशन होती है एल इज इक्वल्स टू एम बी आर, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू उसकी रेडियस, एंगुलर मोमेंटम। ओके, पर यहाँ पे आपने सेकंड पोस्टुलेट्स में आपने देखा कि भाई बोर्स ने सेकंड पोस्टुलेट्स में ऐसा बोला कि भाई उसका एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द बोर्स सेकंड पोस्टुलेट्स, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आपको लिखना कि भाई अकॉर्डिंग टू बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट्स एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम ही है, तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है। तो वी एम बी आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, बट आपकी जो स्पीड, यहाँ पे जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपका मीन्स के कांस्टेंट ही होता है, बट आपका जो उसकी वेलोसिटी होती है ऑर्बिट के ऑर्बिट पे वो डिपेंडेंट होती है, वो क्या आपकी कौन सी ऑर्बिट है उस पर वो आपकी स्पीड चेंज हो जाती है और आपकी रेडियस भी चेंज हो जाती है। आपकी ऑर्बिट चेंज होती है तब आपकी रेडियस भी चेंज हो जाती है। ओके, देन आपने अगले वाला जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करवाया था, तब इसमें से आपने एक स्पीड का इक्वेशन निकाला था। कैसे आपने निकाला था कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक इसका कंटिन्यूसली ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी सेंटर में एक सेंटीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंटीपिटल फोर्स का इक्वेशन होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू कुलम्बियन फोर्स। तो कुलम्बियन इलेक्ट्रिकल फोर्स का इक्वेशन था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सो दैट 1 अपॉन यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आता है ई स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों साइड में से ए आर और यहाँ पे आर का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको सब्जेक्टिव बनाना है वी स्क्वायर को, मीन्स के वी को सब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि भाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आता है एम इंटू आर। ओके, तो ये जो स्पीड का इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है कि वेलोसिटी आपने फाइंड आउट की है, तो वो वेलोसिटी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई वी एन, ठीक है। ओके, तो ये जो आपकी वेलोसिटी आई, तो आप में मैंने को यहाँ पे एम बी आर बनाना है, एम बी आर, क्योंकि एम बी आर की आपके पास यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है एन एच अपॉन 2 पाई। तो एम बी आर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे वी एन का स्क्वायर अवेलेबल है, 1 वी एन को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा कि भाई वी एन इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी आर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर एम बी आर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे भाई एन एच अपॉन 2 पाई। तो मैं यहाँ पे का उसमें भी लिख देता हूँ कि भाई एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, सो दैट स्पीड वी एन इज इक्वल टू आपका इक्वेशन बनेगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन आफ्टर यहाँ पे आप लिख सकते हो एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, तो एन एच अपॉन 2 पाई आपने लिख दिया। ओके, तो इसमें से आप देख रहे हो कि भाई उसकी जो स्पीड है वो नंबर ऑफ एटम, इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये आपका एन है ना, वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ एटम नहीं, सॉरी, पर वो है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई उसकी जो स्पीड है वो आपका जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपकी जो ऑर्बिट होती है, तीसरे पॉजिट्रॉन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे आपकी ऑर्बिट है। तो आप ऑर्बिट को नंबर को इंक्रीज करते हो, मीन्स के फर्स्ट वाले ऑर्बिट है तो वहाँ पे 1 आप लिखोगे तो उसकी कोई स्पीड होगी, एंड सेकंड यहाँ पे मीन्स के सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कोई वेलोसिटी होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसका इनवर्सली रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ कि भाई उसकी जो स्पीड, आप मीन्स के थर्ड ऑर्बिट में जाते हो तो उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और सेकंड ऑर्बिट में उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसा उसका रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट हुआ। ओके, तो ऐसा उसका स्पीड का इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, ठीक है। देन आफ्टर आपको निकालना कि भाई उसकी रेडियस के बारे में। तो आपकी जो रेडियस होती है, जो इलेक्ट्रॉन मीन्स के यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, देन आपको जो सेकंड ऑर्बिट होती है उसकी बीच में डिस्टेंस कितना होता है वो आपको मेजरमेंट करना, देन आपको थर्ड ऑर्बिट का जो डिस्टेंस कितना होता है वो आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो आप रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई यहाँ पे एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई वाला आपके पास इक्वेशन है,
तो इसमें से आपको आर को सब्जेक्टिव बना देना है। क्या लाया, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई में से आर को सब्जेक्टिव बना देना है। तो आर को आप सब्जेक्टिव बना दोगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा भाई आर एन इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम बी 2 पाई। ओके, एन एच अपॉन 2 पाई एम बी, ऐसा आपका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आप वी एन की वैल्यू रख देते हो, या आपने वी एन की वैल्यू फाइंड आउट की है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आर एन इज इक्वल्स टू एन एच, आर एन इज इक्वल्स टू एन एच। ओके, देन आफ्टर एम बी आप वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एम ही रख दिया और यहाँ पे मैंने 2 पाई और वी की वैल्यू अब मैं रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे ई स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे ई स्क्वायर लिखा। ध्यान आप ये सभी सारी टर्म डिवाइड में है, तो डिवाइड में इसलिए मैं उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन एच इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वापिस यहाँ पे एन एच आपको लिखना पड़ेगा। तो एन इंटू एच, एन डिवाइड में मैं आपको 2 पाई लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 पाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 पाई अवेलेबल है, 4 पाई, तो यहाँ पे 4 पाई अवेलेबल है, तो उसका रिलेशनशिप आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपका 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ओके, तो जो बाकी हमारी जो टर्म बची है मैं अभी उसको मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे आर एन इज इक्वल टू एन इंटू एन, सो दैट एन स्क्वेयर, तो यहाँ पे आता है एन स्क्वेयर, एच इंटू एच, सो दैट यहाँ पे आएगा एच स्क्वेयर, और देन आफ्टर यहाँ पे एम, तो एम, और यहाँ पे बचा है पाई, तो पाई और ई स्क्वेयर, ऐसा हमारा रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो हमारी जो रेडियस है, रेडियस, तो रेडियस कौन से प्रोपोर्शनलिटी में फाइंड आउट हुई है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में फाइंड आउट हुई है। तो आप ऐसे रिलेशनशिप बना सकते हो कि भाई आर एन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर एन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आपने रिलेशनशिप बना दिया। ओके, यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट बाकी रह गया, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर, ऐसा उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। तो ऐसा रिलेशनशिप पे आपको क्या मालूम हुआ कि भाई आपकी जो फर्स्ट ऑर्बिट हुए, फर्स्ट ऑर्बिट, तो आप यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 लिख देते हो। तो एन इज इक्वल टू एन 1 लिख के आपका कोई एक मीन्स के यहाँ पे कोई टर्म फाइंड आउट होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो भी हम डिराइव करने वाले ही है। ठीक है, एंड देन आफ्टर आपको सेकंड ऑर्बिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट का जो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। मीन्स के फर्स्ट वाले के लिए आपने 1 लिखा था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 वाली मीन्स के आपकी जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस थी उनसे वो 4 गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि आप यहाँ पे 2 लिखने वाले हो ना, तो 2 का स्क्वायर मीन्स के 4 होगा, तो वो 4 टाइम्स उससे ज़्यादा होगी। क्या रहा है आपको कि जो आपकी जो फर्स्ट वाली ऑर्बिट है उनसे वो जो सेकंड वाली ऑर्बिट है वो 4 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस पे अवेलेबल है। देन आफ्टर जो थर्ड ऑर्बिट होती है वो 9 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी, क्योंकि आप यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 लिखने वाला है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, ऐसे उसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट होगा, ऐसे उसकी रेडियस आपको मिलेगी। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना कि भाई हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के बारे में हम फाइंड आउट करेंगे। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहता है, तो हम यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं और सभी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो हाइड्रोजन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो आर एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, तो 1 ही लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर आ जाएगा। देन आफ्टर एच का स्क्वायर, तो 6.36 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, एन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻², वो आपको फर्स्ट चैप्टर में मालूम पड़ेगा। ठीक है, और देन आफ्टर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बातचीत करें ना, तो 9.1 इंटू 10⁻31, एंड देन आफ्टर पाई मीन्स के 3.14, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसको आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा भाई 5.29 इंटू 10⁻11, 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और जो रेडियस फाइंड आउट हुई ना वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट हुई। जो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट हुई तो हम उसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ले लेते हो, यहाँ पे हम आर एन नहीं लिखेंगे पर आप ए नॉट लिख सकते हो, ए नॉट।
तो ये आपकी ए नॉट की रेडियस फाइंड आउट हुई है, मीन्स के फर्स्ट रेडियस आपकी फाइंड आउट हुई है। अगर आपकी सेकंड ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे इंटू 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उतना उसका डिस्टेंस उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। अगर थर्ड ऑर्बिट की आपको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे आप 3 पुट कीजिए, तो 3 इंटू 9, मीन्स के उसका जो आंसर आया इंटू आपको 9 कर देना। वैसे आपको 4 की फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आपको यहाँ से 16 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी मुताबिक उसकी एटम में उसकी ऑर्बिट का ऐसे फाइंड आउट होता है, ठीक है। उसकी ऑर्बिट की रेडियस ऐसे आप फाइंड आउट करते हो। ऐसे आपका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फाइंड हुआ कि भाई आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मीन्स के आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर फाइंड आउट हुई, ठीक है। तो मीन्स के आपकी जो ऑर्बिट इंक्रीज होती है, आपकी ऑर्बिट का आपकी इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस मीन्स के उसकी रेडियस तो इंक्रीज होगी ही, बट रेडियस इंक्रीज होती है बट उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होने से उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है एंड देन पर उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाती है। अभी आपको एनर्जी के बारे में बातचीत करनी है, भाई उसकी एनर्जी में क्या रिलेशनशिप आता है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाई एनर्जी, हमने जो लास्ट टर्म में जो एनर्जी निकाली थी, हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट हुई थी, हमने उसको नाम दे दिया था भाई दिस इज अ बाइंडिंग एनर्जी। तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी हमारी निकली थी वो उसकी एनर्जी का इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई एनर्जी ई एन इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर एन आया था, ठीक है, आर एन आया था। ओके, अभी आपको क्या करना है कि भाई आर एन को यहाँ पे पुट कर देना है, आपका जो आर एन आया था उसको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे आर एन वाला जो इक्वेशन आपकी वैल्यू फाइंड आउट हुई उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ई एन इज इक्वल टू आपका आर एन क्या फाइंड आउट हुआ लास्ट में, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू रख देनी है। ओके, तो इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आर एन इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड का मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ कि भाई एम पाई ई स्क्वायर। ओके, ऐसा उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे पाई और पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, एंड जो बची हुई टर्म है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई माइनस ई स्क्वायर और इंटू ई स्क्वायर, तो ई रेस टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा माइनस एम ई रेस टू 4 और डिवाइड में आ जाएगा 8। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ओके, तो एन देन आफ्टर एन का स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि भाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, तो ऐसे उसकी एनर्जी फाइंड आउट हुई, ठीक है। तो ये एनर्जी का इक्वेशन आपको फाइंड आउट हुआ। वो एनर्जी आपकी आ रही है नेगेटिव, क्योंकि वो एक बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। इतनी एनर्जी आप जब इलेक्ट्रॉन को दोगे तब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा, एटम में से फ्री हो जाएगा, मीन्स का वो रिवॉल्यूशन नहीं करेगा। ओके, तो आपको जो उसकी जो रिलेशनशिप फाइंड आउट हुई, तो वो जो रिलेशनशिप फाइंड आउट हुई वो नंबर ऑफ ऑर्बिट से रिगार्डिंग, तो ई एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, ऐसा उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई सभी सारी टर्म आपको पुट कर देनी है, यहाँ पे एन स्क्वायर के सिवा बाकी की सभी के वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। ओके, तो एनर्जी ई एन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, देन आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19⁴ एंड डिवाइड बाई 8 इंटू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, तो 8.85 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर का एन स्क्वायर ही रख देना है, ठीक है, क्योंकि वो चेंज होता है। एन मीन्स का आपके ऑर्बिट नंबर चेंज होती है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, उसके रिगार्डिंग उसकी एनर्जी भी चेंज होगी। ओके, तो एन स्क्वायर यहाँ पे हम रख देते हैं और यहाँ पे आता है एच स्क्वायर, तो एस की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर। ओके, उसके आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो एक वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की, वो वैल्यू आती है कि भाई माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जूल अपॉन एन स्क्वायर। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, आपकी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है, तो आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा भाई 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई उसकी एनर्जी माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 एंड डिवाइड में हम रख देते हैं कि भाई 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू एन स्क्वायर।
ओके, तो उसका जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो वो जो एनर्जी आएगी वो आती है कि -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी उसकी एनर्जी आई। ठीक है, तो उसका रिलेशनशिप जो हमारी एनर्जी है, तो एनर्जी का रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। और मैंने अभी आपको बोला था कि भाई आपकी जो ऑर्बिट मीन्स कि आपकी जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है फर्स्ट ऑर्बिट से, और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स कि वो लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे एक लास्ट ऑर्बिट है, आगे भी ऑर्बिट हो सकती है, ऐसा नहीं है। बट मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉ किया, तो 3 के रिगार्डिंग में बातचीत करूँगा कि भाई आपकी जो लास्ट ऑर्बिट है तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है। तो मैं अभी इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूँ और चेक करना चाहता हूँ कि भाई क्या ऐसा ही आता है क्या। तो यहाँ पे -13.6 अपॉन n² है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट की आपकी एनर्जी फाइंड आउट हुई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देन आपने सेकंड ऑर्बिट क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, तो सेकंड ऑर्बिट में यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। अगर डिवाइड में 4 आ गए तो आपकी एनर्जी तो भाई कम होने लगी, आपकी एनर्जी कम होने लगी। देन आफ्टर मैं थर्ड ऑर्बिट के बारे में बातचीत करूँगा, तो यहाँ पे डिवाइड में आप रखेंगे 9, तो वापिस वो कम हुई, बट वो कम नहीं हो रही है, एक्चुअली वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आगे क्या लिखा है भाई माइनस। ठीक है, तो आगे जो माइनस लिखा हुआ है तो अब आपका मैग्नीट्यूड छोटा तब उसकी वैल्यू ज़्यादा, और उसकी वैल्यू ज़्यादा तब उसकी वैल्यू कम मानेंगे हम। देखिए यहाँ पे आपकी जो 3 ऑर्बिट है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -40 जूल, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है -30 जूल, और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -20 जूल। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, -20 की। चला है, क्योंकि -40 में से आप +20 एनर्जी सब सप्लाई करोगे ना, जब आप 20 एनर्जी जब एक्स्ट्रा सप्लाई करते हो तब वो लास्ट ऑर्बिट में आती है, और 20 वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपने 20 सप्लाई कर दिया तो उसकी टोटल एनर्जी हो गई 0, मीन्स के वो फ्री हो गया। क्या रहा है, तो मीन्स के जो लास्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, वो -20, देन आफ्टर -30, देन आफ्टर -40। ऐसा मैंने आपको एग्जांपल लेके मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग आपकी जो एनर्जी आती है वो ओबियसली इंक्रीज ही आती है। आपका जो नंबर मीन्स के नंबर ऑफ एटॉम मीन्स के नंबर ऑफ आपकी ऑर्बिट जो इंक्रीज होती है तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, और लास्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। आपने यहाँ पे 3 फिजिकल पैरामीटर के रिगार्डिंग आपने बातचीत की। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी भाई वेलोसिटी के रिगार्डिंग का, उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, तो आपने देखा कि भाई आपकी ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होने से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। देन आफ्टर रेडियस के बारे में कि भाई उसकी जो रेडियस थी तो उसकी जो रेडियस का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया कि भाई Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। मीन्स आपकी सेकंड ऑर्बिट है, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस फाइंड आउट हुआ उसके साथ आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 टाइम्स लार्ज है। इसी तरह हमने एनर्जी का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया कि भाई एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होती है, तो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² कर देना, तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। ठीक है, ओके।